नमस्कार दोस्तों आज एक एनवायरमेंटल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और एनवायरमेंटल टॉपिक पे काफ़ी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, कम से कम 4 या 5 तो मुझे याद हैं। और आज का टॉपिक रहेगा, ये आपके सामने आ गया, दिल्ली व्हीकुलर पॉल्यूशन केस, यानी कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिस्टर एमसी मेहता इज ए रिनॉन्ड एनवायरमेंटल लॉयर, और 80 और 90 के दशक में इन्होंने बहुत सारी पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे एनवायरनमेंट के मैटर्स को लेकर के। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि उस समय की सरकार, जो चाहे दिल्ली एनसीटी की सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने कैसे कैसे बहाने बनाकर कोर्ट के निर्णय को लागू नहीं होने दिया। और कोर्ट ने समय समय पर कौन कौन सी गंभीर टिप्पणियां उन सरकारों पे की, और अंत में लगभग 18 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद दिल्ली वालों को उनकी सांसों पर जो वायु प्रदूषण की आफत आई हुई थी, वो कुछ हद तक या कहें काफ़ी हद तक उसमें उससे उनको रिलीफ मिला। तो इसमें अभी मैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें मैं वो बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको शायद ही किसी और लिटरेचर में मिले या किसी और वीडियो में मिले। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले तो मिस्टर एमसी मेहता के बारे में जान लीजिए कि वेल नोन एनवायरमेंटल लॉयर हैं। अगर इसे इन्हें टॉप एनवायरमेंटल लॉयर में गिना जाए भारत के, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और whose tireless efforts have given significantly impacted environmental jurisprudence in India। अब ये jurisprudence क्या होता है? It means study that deals with the fundamental principles and various concepts of law। और ये jurisprudence जो है, ये एक लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है, और लैटिन वर्ड है jurisprudentia, इसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। तो यानी कि एनवायरमेंटल मैटर्स में उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली उन्होंने इम्पैक्ट किया उनके एफर्ट्स ने। और बहुत सारे उनको अवार्ड मिले, जैसे कि गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, ये इंटरनेशनल प्राइज है 1996 में। रेमन मगसेसे अवार्ड, जिसको कि एशिया का वो नोबल प्राइज भी कहा जाता है फॉर पब्लिक सर्विस, ये 97 में इन्हें मिला। पद्माश्री इनको मिला 2016 में। और ये मैंने मेंशन किए हैं उनके लैंडमार्क केसेस, जजमेंट जिसमें वो इन्वॉल्व थे। विलियम गैस लीक केस, रिवर गंगा पॉल्यूशन केस, ताज ट्रेपिजियम केस, और एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। तो और इसमें जो रेड कलर में मैंने लिखे हैं, ये मैं ऑलरेडी इन पे वीडियो डाल चुका हूँ। और आज ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दिल्ली व्हीकुलर पॉल्यूशन केस। तो फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है? तो ये केस जो है, ये डील करता है एयर पोल्यूशन इन दिल्ली ड्यू टू हैवी डीजल व्हीकल। उन दिनों जो डीजल व्हीकल के कारण एक बहुत बड़ा रीजन था एयर पोल्यूशन का, डीजल व्हीकल। आज भी है, लेकिन उन दिनों और ज़्यादा था, क्योंकि अब सीएनजी की व्हीकल आ गई हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी आ गए हैं। तो 1985 में मेहता साहब ने ये पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। And Mr. Mehta claimed that the capital city's air pollution level have significantly gone up, and that the people of Delhi were at risk due to unregulated air pollution that is detrimental effect on their health। और इसमें एक डॉक्टर भूरेलाल कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ ईपीए, इसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा जाता है। और उस कमेटी ने फिर ये सजेशन दिया कि सीएनजी मोड में शिफ्ट करना ही होगा। डीजल की जितने हैवी व्हीकल्स हैं, चाहे वो ट्रक हैं, बसेज हैं, या और ऑटोमोबाइल्स हैं, उनको आप हटाइए और सीएनजी में कन्वर्ट कीजिए। और गवर्नमेंट ने क्या कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कहा कि भाई इसमें तो बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगी। लेकिन कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री नीड टू हैव एक्सेस टू सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसे मिलनी ही चाहिए ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को। क्यों? क्योंकि पीपल ऑफ दिल्ली नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर पोल्यूशन। ये देखिए, दिल्ली में जो लुटियन जोन दिल्ली है,
जिसमें ये कनॉट प्लेस इलाका या ये जो पार्लियामेंट के आसपास का जो इलाका है उसमें अर्बन ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। और अर्बन ग्रीनरी मान के चलिए कि अर्बन ग्रीनरी की वजह से ही थोड़ा बहुत पोल्यूशन कंट्रोल्ड है। पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल पोजीशन में। अगर ये अर्बन ग्रीनरी ना होती तो आप ये मान के चलिए कि पोल्यूशन इससे 10 गुना और ज़्यादा हो गया होता जो आज की सिटी है। क्योंकि बहुत सारी ये रिसर्च फाइंडिंग्स हैं जो ये बताती हैं कि पेड़ पौधों बहुत सारे जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, गैसेज हैं, उनको अब्जॉर्ब करते हैं, इंक्लूडिंग सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स। अब इसमें लीगल प्रोविजंस कौन कौन से इस्तेमाल किए गए जो कोर्ट के द्वारा है। आर्टिकल 39E, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48A। क्योंकि ये तीनों आर्टिकल जो हैं दे बाई दमसेल्व कलेक्टिवली कास्ट ए ड्यूटी ऑन द स्टेट टू सिक्योर द हेल्थ ऑफ द पीपल, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ये जो आर्टिकल 39E है ये जनरली हेल्थ ऑफ द पीपल से संबंधित है। और आर्टिकल 47 जो है ये आपके पब्लिक हेल्थ से संबंधित है। और आर्टिकल 48 तो आपको पता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि कहता है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ये स्टेट की ड्यूटी है। तो विस्तार से थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 39E इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स में मैन एंड वुमेन दोनों आ गए, एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, एंड दैट सिटीजन आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर वोकेशन अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। यानी कि बच्चों को, औरतों को आप ऐसे वोकेशन में, ऐसे धंधों में नहीं लगाएंगे जहाँ पे पॉल्यूटेड एयर हो, अनहाइजीनिक कंडीशन हो, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ को समस्या आए, उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो। ये देखना सरकार की ड्यूटी है। और आर्टिकल 40 यानी कि ये हेल्थ से रिलेटेड ये आर्टिकल है ये। और आर्टिकल 47 जो है वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। यानी कि सरकार को ये देखना है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का जीवन स्तर में सुधार आए और लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो। और स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन। यानी कि आपको ये जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, ये नशाबंदी को आपको लागू करना चाहिए। और इस तरह की ड्रग्स, जो ड्रग मीनास है, ड्रग की जो समस्या है, चाहे ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जिसमें ये नशाखोरी, शराब वगैरह आ जाता है, तो ये शराबबंदी को लागू करना और ड्रग्स को कंट्रोल करना ये भी एक स्टेट की जिम्मेवारी है। और आर्टिकल 48 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये भी स्टेट की ड्यूटी है एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना और जंगलों को और वन्य जीव को बचाना। तो ये 3 आर्टिकल कोट किए गए, मेंशन किए गए कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट में। और मेहता साहब ने भी इन तीनों को रेफर किया जब उन्होंने PIL दायर की। अब आप देखिए कि कोर्ट ने समय समय पर क्या कहा। कोर्ट ने कहा लैक ऑफ कंसर्न और एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ वेरियस गवर्नमेंटल एजेंसीज हैज रिजल्टेड इन स्पायरलिंग पॉल्यूशन लेवल। गवर्नमेंट एजेंसीज आपकी NCT की गवर्नमेंट, दिल्ली NCT, केंद्रीय सरकार, आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और आपका MCD यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो ये सारी गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं। पुलिस भी इसी में आ गई। ये जो कि जिनकी लैक ऑफ एफर्ट की वजह से, जिन्होंने जो स्तर उनको उठाना चाहिए था अपने मेहनत में, वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया सरकार ने, जब मेहता साहब ने फाइल किए तो 23 सितंबर 1986 को कोर्ट ने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए, शपथ पत्र दीजिए, स्पेसिफाइंग स्टेप्स टेकन बाय यू फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन एमिशन ऑफ स्मोक, नॉइज एक्सेट्रा फ्रॉम व्हीकल फ्लाइंग इन दिल्ली। तो आप एफिडेविट बता के सबमिट कीजिए और उसमें बताइए कि आपने क्या स्टेप्स लिए हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए।
और उसी जब सुनवाई चल रही थी तो भूरेलाल कमेटी को का गठन किया गया था। अब डॉक्टर भूरेलाल के बारे में आप जान लीजिए, तो ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर के, 1955 बैच के। एंड ही हैज़ बीन ए विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन। और फिलहाल ये कुछ समय पहले तक तो ये उस समय भी ये चेयरपर्सन थे एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, यानी कि ईपीए की अथॉरिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये भी इसी के अंतर्गत बनाई जाती है। ये जो ईपीए अथॉरिटी है, इट इज ए स्टेचुटरी अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ईपीए 1986। एंड इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्शंस आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न। जो इनकी फाइंडिंग है ईपीए की, वो बाइंडिंग होगी, वो सभी को मानने पड़ेगा, बाध्य होंगे मानने के लिए। और इस कमेटी ने भी ये कहा कि ये आपको सीएनजी बसेज, नॉन सीएनजी बसेज को आप, जो यानी कि डीजल बसेज हैं, उनको आप रिमूव करिए, फेजिंग आउट करिए समय समय पे, तभी ये पोल्यूशन कंट्रोल की समस्या को हल किया जा सकता है। तो भूरेलाल जी को इसलिए लगाया गया कि एक तो वो विसल ब्लोअर रहे अगेंस्ट करप्शन, और सेंटर में, स्टेट में बहुत सारे अहदों पे रहे, और ये सेंट्रल में सेक्रेटरी रहे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, मेंबर यूपीएससी भी रहे, और जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रहे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में सेंटर में। तो बिल्कुल ये दाग रहित ये पर्सनैलिटी हैं भूरेलाल जी, और इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया। तो रिपोर्ट ऑफ द भूरेलाल कमेटी वाज एक्सेप्टेड एंड ऑर्डर्स वर पास्ड बाय कोर्ट। 28 जुलाई 1998 को कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसमें टाइम लिमिट दे दिया कि आप स्विच ओवर कीजिए टू सीएनजी फ्रॉम डीजल बसेज फेज वाइज। और कोर्ट ने समय समय पर, ये देखिए 28 मार्च 95 को भी एक ऑर्डर किया, उसके बाद 9 फरवरी 96 को ऑर्डर किया। यानी कि भूरेलाल रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले कोर्ट ने समय समय पर गवर्नमेंट को ये कहा कि आप ये कन्वर्ट कीजिए डीजल बसेज को सीएनजी में, और सीएनजी में कन्वर्ट कीजिए और इंस्टॉल कीजिए सीएनजी स्टेशन एंड किट्स। क्योंकि सीएनजी बसेज होंगी तो आपको सीएनजी के पंप भी लगाने पड़ेंगे, स्टेशन भी लगाने पड़ेंगे, और किट्स भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। तो ये टाइम एंड अगेन 95 में भी कोर्ट ने कहा, 96 में भी कहा, लेकिन कोर्ट ने फिर ये कहा कि दी एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैव नॉट केप्ट पेस विद ऑर्डर्स पास्ड बाय द कोर्ट। यानी कि कोर्ट बार बार बोल रहा है, लेकिन आपके जो एफर्ट हैं वो बहुत इसमें पॉजिटिव नहीं है, आप इनकी मान नहीं रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर को। और फॉर मोर देन ए ईयर अंडर वन प्रिटेक्स्ट और अदर, यानी कि कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, और आप हर बार समय मांग लेते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ कमर्शियल व्हीकल टू सीएनजी। अब ये कहा गया कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट की तो एंजाइटी समझ आती है, क्योंकि एकदम आप डीजल बसेज को बंद कर देंगे और सीएनजी की बसेज आएंगी नहीं, क्योंकि सीएनजी सप्लाई करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, और दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है आपकी वहाँ पे सीएनजी स्टेशन लगाना और सीएनजी की बसेज वहाँ इंट्रोड्यूस करना। तो दिल्ली गवर्नमेंट तो की तो ये एंजाइटी थी कि भाई बस सर्विस जो हैं वो डिसरप्ट ना हो और लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए वो एक्सटेंशन मांगते गए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि द रिस्पॉन्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड इज बैफलिंग, कि आप ये डिले क्यों कर रहे हैं सीएनजी को यहाँ लाने में और ये सीएनजी स्टेशन एस्टेब्लिश करने में। तो कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था, विद अ व्यू दैट द डिसरप्शन इन बस सर्विस डज नॉट टेक प्लेस एंड अननेसेसरी हार्डशिप इज नॉट कॉल्ड टू द commuters, दिस कोर्ट हैज बीन एक्सटेंडिंग द टाइम विद रिगार्ड टू द कन्वर्जन ऑफ कमर्शियल व्हीकल। यानी कि कोर्ट ने कहा कि हम आपको समय समय पर ये समय बढ़ा रहे हैं ये कन्वर्जन करने के लिए फ्रॉम डीजल टू सीएनजी। और पहले 30 सितंबर 2001 तक ये लिमिट बढ़ाई गई, और फिर 31 जनवरी 2002 तक ये बढ़ाई गई। तो कोर्ट बार बार इसको बढ़ा रहा था, लेकिन वो एट दी सेम टाइम उनको बता भी रहा था कि आप लोगों के एफर्ट जितने होने चाहिए वो हो नहीं रहे हैं।
और इस कोर्ट का एक और ऑब्जर्वेशन देखिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि इतने ऑर्डर होने के बाद, यानी कि 2001 और 2 फरवरी 2002 के बाद, नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय यूनियन ऑफ इंडिया विच लीव्स अस विद नो डाउट दैट इट इंटेंशन क्लियरली टू फ्रस्ट्रेट द ऑर्डर्स पास्ड बाय दिस कोर्ट। कोर्ट वाले जजेस झल्ला गए कि आप हमारे इतने एक्सटेंशन देने के बाद भी आप ये लागू क्यों नहीं कर रहे हैं इस ऑर्डर को, और आप क्या कर रहे हैं। द मैनर इन विच इट हैज सॉट टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट इज टू ट्राई एंड, और गवर्नमेंट क्या क्या लॉजिक लेकर के आ रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली, टू डिसक्रेडिट सीएनजी एज प्रॉपर फ्यूल। वो उनका कहना ये था कि सीएनजी एक प्रॉपर फ्यूल नहीं है, यानी कि सीएनजी में और डीजल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। टू रिप्रेजेंट टू दिस कोर्ट दैट सीएनजी इज इन शॉर्ट सप्लाई। दूसरा ये कहा गया भाई सीएनजी हमारे पास इतनी उपलब्ध नहीं है, और डिले हो रहा था इन सेटिंग अप ऑफ एजुकेट डिस्पेंसिंग स्टेशन, यानी कि सीएनजी स्टेशन जैसे पेट्रोल पंप होते हैं उसी तरह से सीएनजी स्टेशन जो होते हैं उसको स्थापित नहीं किया जा रहा था। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चाल चली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक आर्य मसलेकर कमेटी एस्टेब्लिश कर दी, हरीडली सेटअप कर दी, टू गिव ए रिपोर्ट विद रिगार्ड टू व्हीकुलर पॉल्यूशन। अब ये आर्य मसलेकर साहब के बारे में जान लीजिए। ये एक फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे CSIR के, यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की बहुत सारी लगभग 38 लेबोरेटरीज हैं सारे इंडिया में, जैसे CBRI है रुड़की में, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका चेन्नई में है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में थे मसलेकर साहब, और ये वेल नॉन एक केमिकल इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, और पद्माश्री भी इनको मिल चुका था 91 में, पद्मा भूषण इनको 2000 में मिला था, 2014 में पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था। तो इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई, लेकिन उस कमेटी में कोई डॉक्टर नहीं था और कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट नहीं था। ये कोर्ट ने भी कहा कि ये आपकी क्या कमेटी है जिसमें डॉक्टर ही नहीं है और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ही नहीं है। और कमेटी का क्या कहना था, कमेटी मेंशन्ड दैट द एमिशन नॉर्म्स बी फिक्स्ड एंड चॉइस ऑफ फ्यूल लेफ्ट टू द पीपल। अब ये कमेटी ने वही बोला जो सरकार चाह रही थी, यानी कि सरकार की लैंग्वेज भाषा ये कमेटी बोल रही थी कि भाई हमें तो इमीडिएट नॉर्म फिक्स कर देने हैं, और लोग चाहे डीजल डलवाएं, चाहे पेट्रोल डलवाएं, चाहे सीएनजी डलवाएं। कोर्ट रिजेक्टेड द रिपोर्ट। उन्होंने क्या कहा कोर्ट ने, दैट सच नॉर्म्स आर ऑलरेडी देयर बट वेयर वाज द कंप्लायंस। नॉर्म तो ऑलरेडी हैं, आपका एयर पोल्यूशन को लेकर भी नॉर्म्स हैं और वाटर पोल्यूशन को भी लेकर के भी नॉर्म्स हैं, और लेकिन ये 96 से पहले के ये नॉर्म्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली वाज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। उस समय भी दिल्ली का और बुरा हाल था पॉल्यूशन के मामले में। तो नॉर्म्स होने के बावजूद भी आपका ये लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसके अंडर दिल्ली पुलिस आ रही है वो उसको फॉलो नहीं करवा पा रही है ये लोगों को के माध्यम से। तो ये तो कोई ग्राउंड ये बनता नहीं है ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने का। तो कोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब कोर्ट ने इस समय प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में बोला। देखिए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है, मैंने आपको कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, बल्कि 2 वीडियो डाले हुए हैं। तो ये जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, इट इज़ वन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स अंडर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ। जैसे कि बहुत सारे ये हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉल्यूटेड पे प्रिंसिपल, पब्लिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरह से नीचे इसी एक जनरल प्रिंसिपल में आता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जो कि कोर्ट ने एक वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसका हवाला दिया गया था। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि इसमें क्या कहा गया प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में कि स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज में क्या आ जाता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो ऑल दी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एंटिसिपेट, प्रिवेंट एंड अटैक द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि जो पोल्यूशन हो रहा है उसको आपको पहले से एंटिसिपेट करना है
और उसको प्रिवेंट करना है और अटैक करना है जो उस रीजन को, उस कॉज को जिसकी वजह से वो पॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि डीजल बचीज को आप हटाइए। एंड वेयर देयर आर थ्रेट्स ऑफ सीरियस एंड इरिवर्सिबल डैमेज, अब यहाँ पे इरिवर्सिबल और सीरियस डैमेज किसको हो रहा है? लोगों के लंग्स को, लोगों के फेफड़े, कैंसर बढ़ रहा है, लंग कैंसर, तो ये इरिवर्सिबल डैमेज है लोगों की हेल्थ को। तो ऐसे केसेस में लैक ऑफ साइंटिफिक सर्टेनिटी सॉरी शुड नॉट बी यूज्ड एज ए रीजन फॉर पोस्टपोनिंग मेजर्स टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता ये कैंसर किस कारण से हो रहा है। ये बहुत सारी रिसर्च स्टडीज अवेलेबल हैं कि ये डायरेक्टली लिंक है कैंसर एंड एयर पोल्यूशन। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि साइंटिफिक सर्टेनिटी इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट देयर। देन दी ओनर्स ऑफ प्रूफ, ऑनर्स ऑफ प्रूफ को हम कह सकते हैं नैरो सेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द एक्टर और डेवलपर टू शो दैट द हिज एक्शन इज एनवायरमेंटली बेनाइन। ये भी इसी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में बोला गया था। तो कुल मिला के सरकार, कोर्ट ने ये कहा कि भाई एमिशन नॉर्म्स तो जो आपके सरकार ने पहले से बनाए हुए हैं उसकी, लेकिन वो एमिशन नॉर्म्स कोई फॉलो नहीं हो रहे हैं। देयर फोर to recommend that the role of government be limited to and specifying norms is a clear abdication of the constitutional and statutory duty cast upon the government to protect and preserve the environment। आप कहें कि भाई गवर्नमेंट तो केवल नॉर्म्स बनाएगी, एमिशन नॉर्म्स, और लोग जो मर्जी खरीदें और पोल्यूशन कम हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और यही चीज़ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोलता है। एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, या ये कहें कि वन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। अब इसको आपको मानना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि सीएनजी इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड इट इज़ अनेबल टू सप्लाई एजुकेट क्वांटिटी इज इनकरेक्ट। ये कोर्ट बोली कि ये आपका लॉजिक करेक्ट नहीं है। एंड देयर इज ए क्लियर डेलिबरेट अटेम्प्ट टू फ्रस्ट्रेट दी ऑर्डर्स पास्ड बाय दिस कोर्ट। आप जानबूझ करके ये प्रॉब्लम ला रहे हैं कि भाई हमारे पास ये सीएनजी उपलब्ध नहीं है, ये आप हमारे ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब कोर्ट ने एक और एग्जाम्पल दिया कि भाई आप देखिए, ये देर इज नो शॉर्टेज ऑफ सीएनजी इज आल्सो एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट। अब कोर्ट ने क्या ये एग्जाम्पल दिया कि सीएनजी जो आपकी प्रगति पावर स्टेशन, ये पावर स्टेशन उस समय बन रहा था जो कमीशन नहीं हुआ था, उस पावर स्टेशन के लिए जो सीएनजी ईयर मार्क आपने की हुई है वो आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर को न दे करके आप उसको इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। That CNG which was earmarked for power station instead of being allocated to transport sector was diverted to industries in the neighborhood of Delhi। आप दिल्ली के अड़ोस पड़ोस में जो और स्टेट्स में आप ये उनको ये सीएनजी सप्लाई कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, जो कि आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दी जानी चाहिए थी। फिर कोर्ट ने कहा कि इवन इफ देयर वाज ए शॉर्ट सप्लाई ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी, यानी कि सीएनजी की अगर शॉर्ट सप्लाई भी है, चलो मान लेते हैं, देन द प्रायोरिटी मस्ट बी पब्लिक हेल्थ। तो प्रायोरिटी तो आपको पब्लिक हेल्थ को देनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देनी चाहिए, एज अपोज टू द हेल्थ ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द प्राइवेट कंपनी। लेकिन आपको फिक्र है उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री की, ताकि उसकी बैलेंस शीट ना बिगड़ जाए। तो इस तरह से कोर्ट ने ये कहा कि भाई वो आर्टिकल 39E और 48A जो क्या, जिसका हवाला मैं आपको पहले स्लाइड में दे चुका हूँ, वो क्लियरली बोलता है कि ये स्टेट की जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी से आप अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं। और फिर एक और एग्जांपल दिया कोर्ट ने कि आप इंडस्ट्रीज को तो लगभग 3.5 रुपया पर केजी के हिसाब से सीएनजी दे रहे हैं, और जबकि ये थोड़े बहुत जो व्हीकल ओनर हैं उनसे आप लगभग 13 रुपया पर केजी चार्ज कर रहे हैं, लगभग विच इज़ 4 टाइम्स मोर देन वट इंडस्ट्रीज पे। इससे लगता है कि आप जानबूझ करके, ताकि कमर्शियल व्हीकल जो हैं सीएनजी वाले डिस्करेज हो जाएं, आप जानबूझ के उनसे ज़्यादा पे कर रहे हैं, और इंडस्ट्री वालों को आप बिकॉज ऑफ सम अल्टीरियर मोटिव यू आर पेइंग वेरी लेस, यू आर चार्जिंग वेरी लेस, about 3.5 per kg, रुपीज़ 3.55 पर केजी। तो
अब इस हियरिंग के दौरान एक मुद्दा और उठा। लोगों ने ये एमसी मेहता और जो इनके सपोर्टर थे उन्होंने कुछ रिसर्च स्टडीज का हवाला दिया। तो ये रिसर्च स्टडी है फ्रॉम दी जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। इसमें क्या कहा गया कि 5 लाख लोगों पे जो कि 16 साल में डेटा इकट्ठा किया गया यूएस में, अमेरिका में, और उसमें कंक्लूड किया गया कि फाइन पार्टिकल्स रिलेटेड टू पॉल्यूशन, यानी कि जो रिस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि ऐसे पर्टिकुलेट मैटर जो कि जिनका 2.5 माइक्रोन से भी छोटा साइज होता है, बहुत महीन, दे लीड टू लंग कैंसर एंड कार्डियोपल्मोनरी मोर्टेलिटी, यानी कि लंग कैंसर की और दिल की बीमारी उनसे की मौत का बड़ा कारण है ये RSPM। And this research indicates that with an increase of every 10 microgram per cubic meter of fine particle, जितना आपका चाहे 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में से की रेंज में बढ़ोतरी होती है, द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इंक्रीजेज बाई 8%। हर 10 ग्राम माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ये बढ़ रहा है पॉल्यूशन लेवल में, ये सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का, उतना ही आपका 8% की रफ्तार से लंग कैंसर के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी और अमेरिका की थी। दूसरी फाइंडिंग ये बेंगलोर की वहाँ कोर्ट में प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि दैट द इंसिडेंस ऑफ अस्थमा इन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन रोज फ्रॉम 9% इन 79 टू 29.5% इन 99, यानी कि 20 सालों में आपके अस्थमा के मरीज 20% बढ़ गए। और उसी के पीरियड के दौरान व्हीकल के में भी इजाफा हुआ 1.46 लाख इन 1979 टू 12.23 लाख इन 1999, यानी कि इससे कोरिलेट किया गया कि आपका जैसे कि व्हीकल्स की नंबर्स में इजाफा हो रहा है, उसी प्रपोर्शन में आपका अस्थमा, बच्चों के केस में अस्थमा का इंक्रीज हो रहा है, अस्थमा इंसिडेंट्स का इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश किया गया, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ अस्थमा। एक स्टडी ये कोलकाता की वहाँ प्रस्तुत की गई कोर्ट में कि बिटवीन नवंबर 97 एंड मई 99, ये पिछले ये लगभग 1.5-2 साल में 43% of children in Kolkata are suffering from respiratory disorders compared to 14% among the rural children, यानी कि लगभग 3 गुना बच्चे कोलकाता में ज़्यादा हैं जो सफ़र कर रहे हैं रिस्पिरेटरी और डिसऑर्डर से, इन कंपैरिजन टू रूरल चिल्ड्रन। रूरल में यानी कि आपका व्हीकलर पॉल्यूशन नहीं है, और ये क्लियरली दर्शाता है कि कोलकाता में ज़्यादा व्हीकलर पॉल्यूशन है, इस वजह से कि अस्थमा केसेज भी आपके बढ़ गए। तो ये सारी साइंटिफिक स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि व्हीकुलर पॉल्यूशन इज ए वेरी डैमेजिंग कॉज फॉर ह्यूमन हेल्थ। फिर कोर्ट में एक और मुद्दा आया, प्रॉब्लम ऑफ एडल्टरेशन इन डीजल, यानी कि डीजल में जो मिलावट की जाती है, इट इज सीरियस देन CNG। भूरेलाल रिपोर्ट ने भी कहा कि कि जो ये पकड़, देर इज इन एजुकेट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन, जो एडल्ट्रेशन हो रही है, मिलावट हो रही है डीजल में, उसको करेक्ट तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा है या जानबूझ के उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। तो ये 2 डमी सैंपल भूरेलाल कमेटी ने भेजा। एक डमी सैंपल में 10% मिलावट की गई किरोसिन की डीजल में, और दूसरे डमी सैंपल में 20% किरोसिन की मिलावट की गई, और दोनों को भेज दिया फ्यूल टेस्टिंग लेबोरेटरी नोएडा में। और रिजल्ट क्या रहा? दोनों सैंपल पास हो गए। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द टेस्ट लेबोरेटरी शोड दैट द प्रोडक्ट मेट द स्पेसिफिकेशन ऑफ हाई स्पीड डीजल, यानी कि सैंपल आपके पास हो गए, जो कि स्पेसिफिकेशन हाई स्पीड डीजल की होनी चाहिए वो स्पेसिफिकेशन सही आ रही है। लेकिन एक थर्ड सैंपल जो कि 15% कंटामिनेशन का था, यानी कि उसमें 15% किरोसिन की मिलावट की गई, उसको कहा गया कि नॉट मीटिंग दी HSD स्पेसिफिकेशन। तो 10% वाला चलो मान लो पास हो गया, 20% वाला सैंपल भी पास हो गया, तो 15% वाला कैसे फेल हो गया? तो कमेटी ने कहा कि दिस शोज दैट रिलायंस कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन सच लेबोरेटरीज विच पुट्स इन ग्रेट डाउट
द अंटायर मैकेनिज्म फॉर डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन, यानी कि ये जो फ्यूल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं यहाँ सब गोरख धंधा चल रहा है। ये किसी भी सैंपल को पास करवा देती हैं और किसी भी सैंपल को रिजेक्ट करवा देती हैं। फिर कोर्ट ने क्या कहा कि जो क्वांटिटी ऑफ केरोसिन यहाँ सप्लाई किया जा रहा है दिल्ली में, और ये लार्ज क्वांटिटी प्रोपोर्शन इस केरोसिन का ये कहाँ जा रहा है, डीजल के मिलावट में जा रहा है। इट इज गोइंग फॉर कंटामिनेटिंग द फ्यूल सप्लाई टू द कस्टमर। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। फिर कोर्ट ने के सामने एक मुद्दा और रखा गया कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उन दिनों में वो एक एडवर्टीजमेंट बीपीसीएल निकालती थी कि इट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर प्योर फॉर श्योर। तो भूरेलाल कमेटी ने कहा कि भाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी पेट्रोल डीजल सेल करता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी पेट्रोल डीजल सेल करता है, तो क्या उनके प्योर नहीं है, उनके प्रोडक्ट क्या मिलावटी हैं? तो इससे एडवर्टीजमेंट से भी ये प्रतीत होता है कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी ही प्योर फॉर श्योर एडवर्टीजमेंट जारी करती है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं इन कंपनियों में भी आपस में गड़बड़ है कि उसका प्योर कम है, मेरा प्योर ज़्यादा है। तो ये भी कोर्ट के सामने मुद्दा रखा गया। तो ये कुल मिला के कोर्ट ने फिर ये कहा कि देर इज ए स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर दैट एज ए रिजल्ट ऑफ एडल्ट्रेशन लार्ज अमाउंट ऑफ इलीगल गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर बीइंग मेड। देयर आर वेरियस प्लेयर्स इन दिस रैकेट। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जो मिलावटखोर हैं, जिनको ये मिलावट का से फ़ायदा मिल रहा है, चाहे बिजनेसमैन हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, जो ये पेट्रोल पंप के धंधे में लगे हैं और मिलावट के धंधे में लगे हैं, स्पेशली डीजल में केरोसिन मिलाते हैं, वो ये सीएनजी को इंट्रोड्यूस नहीं होने दे रहे। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर देयर इज ए स्टिल रेजिस्टेंस टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट फॉर स्विच ओवर टू गैस विच कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड। अब ये एडल्ट्रेशन सीएनजी में तो चलेगा नहीं, and will undoubtedly cause financial loss to the members of this unholy alliance of adulterators। यानी कि जो मिलावटखोर हैं उनका धंधा बंद हो जाएगा अगर सीएनजी की बसीज आ गई तो। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है जो मैं ये बता रहा हूँ। द यूनियन ऑफ इंडिया विल गिव, फिर कोर्ट ने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया विल गिव प्रायोरिटी टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूडिंग प्राइवेट व्हीकल। यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की जो बसेज हैं या ट्रक हैं, आर्मी के हैं, और उसके बाद प्राइवेट व्हीकल हैं ऑल ओवर इंडिया विद रिगार्ड टू एलोकेशन ऑफ सीएनजी। आप दिल्ली में नहीं, आसपास भी आप सीएनजी को इंट्रोड्यूस कीजिए, और द सीएनजी विल बी एलोकेटेड एंड मेड अवेलेबल टू देम and it is only thereafter if any CNG is available the same can be allocated to the industry। यानी कि प्रायोरिटी आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर रहेगा सीएनजी एलोकेट करने के लिए। उसके बाद अगर बचता है तो आप इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज को आप पहले प्रेफरेंस नहीं देंगे सीएनजी की सप्लाई में। और फिर कोर्ट ने क्या कहा कि दोज पर्सन हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स विद द बस मैन्युफैक्चरर, कुछ लोगों ने ऑर्डर तो प्लेस कर दिए थे बस मैन्युफैक्चरर्स के पास सीएनजी की बसेज के लिए, लेकिन डिलीवरी नहीं ले रहे थे, जानबूझ के डिले कर रहे थे। और उनके लिए कोर्ट ने कहा एंड दीज पर्सन हु हैव नॉट टेकन डिलीवरी ऑफ द सेम, यानी कि बसेज की डिलीवरी नहीं ली है, शैल डू सो विद इन 2 वीक्स फ्रॉम टुडे। आज से 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो सीएनजी की बसेज की डिलीवरी लेंगे पेमेंट करने के बाद, और अगर नहीं लेते हैं तो वो परमिट उनके ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिए जाएंगे। फिर देखिए कोर्ट ने कहा क्या कहा, एज ऑनर्स ऑफ डीजल बसेज हैव कंटिन्यूड टू प्लाई डीजल बसेज बियॉन्ड 31 जनवरी 2002 कॉन्ट्रेरी टू द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ने कहा जो 31 जनवरी 2002 के बाद भी जारी रखेंगे उनसे डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हर रोज 500 रुपीज़ पर बस पर डे चार्ज करेगा। उन दिनों 500 रुपया फाइन भी बहुत होता था। ये मान लीजिए 2002 का 500 रुपया आज के 10,000 रुपये के बराबर है। तो आज के अगर हिसाब से देखें तो 10,000 रुपया पर डे आप
उससे चार्ज करेंगे बस ऑनर से, अगर वो डीजल बसेस की को चलाएंगे तो। और जिस 5 या उस समय का 500 रुपया मानते हैं, तो 500 रुपया बढ़ जाएगा 1000 रुपया पर डे, अगर वो अगले 30 दिन के बाद भी अपने डीजल बसेस बंद नहीं करते हैं तो। एंड सेम शैल बी डिपॉजिटेड इन दिस कोर्ट बाय डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय द 10th डे ऑफ एवरी मंथ। यानी कि आप फाइन कलेक्ट करेगा डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वो कोर्ट में अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करवाएगा। तो ये फाइन भी कोर्ट ने लगा दिया। उनके ऊपर लगाया जो डीजल बसेस ऑपरेटर्स के ऊपर। फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया दी एनसीटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली शैल फेज आउट 800 डीजल बसेस पर मंथ। हर महीने आप 800 के हिसाब से डीजल बसेस को फेज आउट करेंगे फ्रॉम 1 मई 2002। 1 मई 2002 के बाद आप हर महीने 800 डीजल बसेस हटाएंगे सड़क से और उनकी जगह सीएनजी लाएंगे। Till all the diesel buses are replaced by bus owner who continue to ply the diesel buses shall pay as per direction given above। लेकिन जो डीजल बस ऑपरेटर जारी रखेंगे अपना डीजल बसेस को ऑपरेट करना, उन्हें वो फाइन भरना पड़ेगा जो कि डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कलेक्ट करेगा। और केंद्र सरकार को कहा गया कि मेक अवेलेबल अबाउट 16 लाख kg पर डे ऑफ सीएनजी इन एनसीटी ऑफ दिल्ली बाई 30 जून 2002। 30 जून 2002 तक आप लगभग 16 लाख kg पर डे सीएनजी सप्लाई करवाएं फॉर यूज बाई ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एंड देन इंक्रीज द अबव सप्लाई ऑफ सीएनजी व्हेन एवर द नीड अराइजेज। और इसके बाद एक स्कीम तैयार करें। क्या स्कीम? प्रिपेयर ए स्कीम कंटेनिंग ए टाइम शेड्यूल फॉर सप्लाई ऑफ सीएनजी टू अदर पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया एंड फर्निश द सेम टू द कोर्ट बाई 8 मई 2002 फॉर इट कंसिडरेशन। यानी कि आप केवल दिल्ली नहीं, और केंद्रीय सरकार को कहा कि आसपास के शहरों में भी आप सीएनजी को सप्लाई करें। तो देखिए दोस्तों, उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वर नॉट देयर। समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, प्रोसेस चेंज होती है। तो डीजल के बाद आई सीएनजी बसेस। अब सीएनजी बसेस को भी आप रिप्लेस करने जा रही है सरकार विद ई व्हीकल्स। तो समय के साथ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है। तो उन दिनों की टेक्नोलॉजी सीएनजी थी। दस द केस विच वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट बाई श्री MC मेहता इन 85। अब देखिए 85 में मेहता साहब ने ये फाइल किया था, और 2002 में जाकर के ये फाइनली कोर्ट लागू कर पाई। तो ये दर्शाता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिकल सर्कल्स हैं वो काम नहीं करते हैं। जब जैसे घोड़ा, जो टांगे का घोड़ा होता है, उसके ऊपर चाबुक ना लगे तो वो टांगा नहीं दौड़ाता है। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी पे या सरकारों पे, अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ पे अगर कोर्ट का चाबुक न लगता तो ये आज सीएनजी बसेज भी नहीं आती। और अब ये सीएनजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कोर्ट को ही बोलना पड़ रहा है। तो हैड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नॉट shown strictness, this matter could have lingered on for years together as profit margins of adulterated diesel were quite attractive। यानी कि डीजल में मिलावट खोरी का काम चलता रहता और उससे बहुत लोगों के वारे न्यारे होते रहते, क्योंकि इस गेम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। ये कोर्ट का कहना था। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों रिगार्डिंग टू दिल्ली व्हीकुलर पॉल्यूशन केस, जो कि MC मेहता का एक कैसे द्वारा शुरू किया गया एक लैंडमार्क जजमेंट में कन्वर्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर ज़रूर कीजिए अमंग लाइक माइंडेड पीपल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिकॉज इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज इट इज़ माई फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर फॉर ऑल द लॉ कैंडिडेट्स and other candidates who are appearing for competitive exam। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर कभी नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। तो नमस्कार, थैंक यू सो मच।